Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Ratlam. Class 7th, Subject Hindi. Myself, Anjali Jain. प्यारे बच्चों, आप सभी अपने आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारी एग्ज़ाम कैसे होगी, हम इस बार ये पेपर्स कैसे देंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम हमारी होने वाली है, वगैरह वगैरह, और आप अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि एग्ज़ाम से रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। तो आप इन रिवीजन वीडियोस को जो आगे आने वाले हैं, जो आगे 3 वीडियो आएंगे जो कि रिवीजन के रहेंगे, इन वीडियोस को बड़े ध्यान से और गौर से देखिएगा, समझिएगा। आपको बहुत हेल्प एग्ज़ाम के लिए इनसे मिलेगी। सबसे पहले देख लेते हैं एग्ज़ाम के लिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द अपकमिंग एग्ज़ामिनेशन। टोटल मार्क्स 50, ठीक है। टोटल आपका पेपर जो रहेगा उसके मार्क्स रहेंगे 50 मार्क का पेपर आपका रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें रहेंगे 20 मार्क्स के। अब जिनको ये नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन क्या होते हैं, वो समझ लें कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे, 3 सही और 3 गलत और 1 सही। आपको उसमें से सही आंसर पे टिक लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जो कि ग्रामर बेस्ड होंगे। हमारी ग्रामर जो भी हमने पढ़ी है उससे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे हमारे 30 मार्क्स के। अब इस डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन पैटर्न्स क्या क्या रहेंगे जो हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं वो, जैसे कि सोचिए और बताइए, अति लघु उत्तर, लघु उत्तर, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पाठ से आगे। ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। इसके बाद हमने जो राइटिंग सेक्शन किया है, लाइक अनुच्छेद, पत्र और नारा लेखन, ये राइटिंग सेक्शन भी इस डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में जाएंगे और ये सब मिला के टोटल होगा 30 मार्क्स का, ठीक है। आपको ये सब पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम जो अलॉट किया गया है वो है 1 आवर 30 मिनट्स का। 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे में आपको ये पेपर ऑनलाइन सॉल्व करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स। अब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 1 सही है, तो आप 1 पे फटाफट टिक लगा देंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर आप कैसे करेंगे, उसके कुछ इंस्ट्रक्शन है, देखिए। आंसर्स अप टू द लिमिट ऑफ 30 to 40 वर्ड्स कैन बी टाइप्ड मैन्युअली। ऐसे आंसर जिसकी लिमिट 30 to 40 वर्ड्स की दी हुई है, सिर्फ 30 to 40 वर्ड्स के ही हैं, वो आपको टाइप करके सेंड करना है। सेकेंड पॉइंट, आंसर्स विच आर मोर देन 50 वर्ड्स need to be written on a page and then click a photograph of it through the cell phone, ठीक है। ऐसे आंसर्स जो 50 वर्ड्स से ज़्यादा के हैं वो आंसर्स आपको एक पेज पर लिखने हैं, रिटन ऑन अ पेज, एक पेज पर लिखने हैं। उस पेज पे लिख के उस पेज का एक फ़ोटोग्राफ लेना है और उस फोटोग्राफ को आपको अपने सेल फ़ोन से ही लेना है, आपके मोबाइल फ़ोन से ही आप वो फ़ोटोग्राफ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सेट योर मोबाइल कैमरा ऑन मीडियम और लो क्वालिटी एंड देन अपलोड द इमेज ऑन द इमेज आइकन गिवन नियर द क्वेश्चन। फ़ोटो लेते समय एक बात ध्यान रखें कि आपकी कैमरे की जो क्वालिटी है वो या तो मीडियम रखें या फिर लो रखें। आपको अब ये जो सेटिंग्स हैं, आपके कैमरे की जो सेटिंग्स होती हैं
उसमें ये ऑप्शन मिल जाएगा कैमरा सेटिंग में, जहाँ पे आप क्वालिटी को मीडियम कर सकते हैं या लो कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफ आप बिल्कुल क्लियर लें, ध्यान रखें कि वो ब्लर ना हो, ताकि हमें आंसर्स पढ़ने में आसानी रहे। आप अगर छोटी छोटी राइटिंग लिख रहे हैं और अगर वो फ़ोटो ब्लर आ रहा है तो बच्चों हमें वो समझ नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है, और हो सकता है सही लिखा हुआ भी हम सही चेक ना कर पाएँ। इसलिए ध्यान रखें कि क्वालिटी आप चाहे मीडियम रखें या लो रखें, कैसी भी रखें, लेकिन आपका जो फ़ोटोग्राफ है वो ब्लर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वालिटी होने के बाद अपलोड द इमेज ऑन द इमेज आइकन गिवन नियर द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के पास में ही एक इमेज आइकन दिया हुआ होगा, वहाँ पर आपको अपना ये फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है, जो आंसर आपने लिखा है, जिसका फ़ोटो आपने लिया है। ठीक है, एक बार फिर बताती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो 50 वर्ड्स या उससे अबाव जा रहे हैं, ऐसे आंसर को आप एक पेपर पे लिखेंगे। उस पेपर पे लिख के आपको उसका फ़ोटो लेना है। फ़ोटो लेते समय सावधानी बरतें कि आपके कैमरे की क्वालिटी मीडियम हो या फिर लो हो, और फ़ोटो बिल्कुल नीट एंड क्लियर आए, ब्लर बिल्कुल ना आए। ये फ़ोटो लेने के बाद आपके क्वेश्चन के पास में एक इमेज आइकन दिया होगा, वहाँ पर आपको ये फ़ोटो, ये इमेज अपलोड कर देना है। ठीक है। 4th पॉइंट, योर इमेज अपलोडेड फॉर द आंसर शुड नॉट बी मोर देन 2 MB। जो इमेज आप अपलोड कर रहे हो आंसर के लिए, वो 2 MB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। वो इमेज 2 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। 1 आंसर शुड बी ऑन 1 पेज। और एक बात और ध्यान रखना है कि एक पेज पर एक ही आंसर हो। ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा कि एक पेज पर आपने 3-4 ऑप्शन लिख दिए हैं और उनका फ़ोटो लेके आप अपलोड कर रहे हैं। नहीं, एक क्वेश्चन के लिए एक पेज, फिर अगले के लिए अगला पेज, और फिर अगले के लिए अगला पेज, ताकि हमको एक पेज पर एक ही आंसर मिल सके। ठीक है, इस बातों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा और बिल्कुल शांति से अपना पेपर सॉल्व कीजिएगा। अब देखते हैं हम रिवीजन पार्ट। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला रिवीजन वीडियो आपके सामने आ रहा है ग्रामर का। ठीक है, तो ग्रामर में हमारा जो सिलेबस है वो है बच्चों उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विराम चिन्ह। ये सभी का रिवीजन आपको मैं अभी करवा रही हूँ। एक बात ध्यान रखिए, आपको आपकी बुक से ज़्यादा पढ़ना है। हम आपको रिवीजन पार्ट ज़्यादा नहीं करवा सकते, इसलिए आपके लिए सहूलियत के लिए हर एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं वापस से, और आप अपनी बुक में से उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम समझने जा रहे हैं विलोम शब्द। आपने इसके वीडियो में भी इसे समझा होगा, एक बार फिर हम समझ लेते हैं। जो शब्द परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विरोधी हों, परस्पर मतलब आपस में विरोधी हों या विपरीत अर्थ देने वाले हों, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा अर्थ जो देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल आपको एक दिया हुआ है, जैसे कि जय का पराजय इत्यादि। जैसे कि जय, जय का मतलब क्या होता है? जीतना, और पराजय का मतलब होता है हारना। तो जय का विलोम हो गया पराजय। कुछ अन्य उदाहरण आपको दिए हुए हैं। आकाश का विलोम है पाताल, निरर्थक का विलोम है सार्थक। ये सभी, ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम हैं, परस्पर आपस में विपरीत अर्थ दे रहे हैं, उल्टे अर्थ दे रहे हैं। बच्चों, आपको आपकी बुक में जो विलोम शब्द दिए हुए हैं वो
आपको 1 से 20 तक के विलोम शब्द याद कर लेना है। आपका क्वेश्चन पेपर उन्हीं में से बनेगा। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। इसकी परिभाषा क्या है? समान अर्थ को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, समझिए इसकी परिभाषा को। क्या है कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करे, एक जैसा अर्थ प्रकट करें। एक से अधिक शब्द, एक से ज़्यादा शब्द जब एक ही अर्थ को प्रकट करें तब पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, या हम कहें समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अगर ये परिभाषा समझ में नहीं आई हो तो आप उदाहरण से समझिए। सबसे पहला दिया है अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची क्या क्या हैं? तम, तिमिर, अंधेरा। अब देखिए, एक से ज़्यादा शब्द हैं, तम, तिमिर और अंधेरा, 3 शब्द हैं, लेकिन इन तीनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, वो क्या है? अंधकार। तो हम इन्हें कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द हैं ये। तम मतलब भी अंधकार, तिमिर मतलब भी अंधकार और अंधेरा मतलब भी अंधकार, समान अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है नेक्स्ट कमल। तो कमल का है जलज, नीरज, वारिज और अंबुज। ठीक है, यहाँ पे कमल के 4 समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, तो ये हो गए सब पर्यायवाची शब्द। गंगा को क्या क्या कह सकते हैं हम? देवनदी, सुरसरी और भागीरथी। उसी तरह से पति को क्या क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं हम कांत, नाथ, भर्ता या स्वामी। और नदी के पर्यायवाची क्या क्या हैं? तो वो हैं तटीनी, सरिता और तरंगिणी। ठीक है बच्चों, ये हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। आपके सिलेबस में आपको बताया गया है 1 से 20 तक, ये भी आपको याद करना है। अगला विषय ले रहे हैं हम मुहावरे का। इसकी परिभाषा क्या है? जब वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया है। सबसे पहले समझते हैं वाक्यांश क्या होता है। वाक्यांश मतलब होता है वाक्य का अंश, वाक्य प्लस अंश। लेकिन अब अगर अंश भी नहीं पता आपको तो अंश का मतलब होता है हिस्सा, किसी भी वाक्य का हिस्सा। ठीक है, तो जब कोई वाक्य का हिस्सा अपने साधारण अर्थ को छोड़ देता है, उसका जो शब्दों का अर्थ निकल रहा है वो छोड़ देता है और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसके अंदर छुपा हुआ अगर वो अर्थ प्रकट कर रहा है, तो हम उस वाक्यांश को, वाक्य के उस हिस्से को मुहावरा कहेंगे। जैसे लोहे के चने चबाना, मुंह में पानी भर आना, नाक काटना आदि। प्यारे बच्चों, मैंने अपने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे के वीडियो में, जो वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर का, उस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी समझा दिया है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न्स आएंगे। आप प्लीज़ उस वीडियो में से क्वेश्चन पैटर्न्स देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अगला है उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दांश, अब शब्दांश का मतलब समझ लीजिए कि शब्दांश क्या होते हैं? शब्द प्लस अंश, मतलब कि शब्द का हिस्सा। बच्चों, एक बार फिर से हम समझें उपसर्ग की परिभाषा कि ऐसे शब्दों के हिस्से जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं, मतलब शुरुआत में लग जाते हैं और अर्थ में विशेषता ला देते हैं या अर्थ को ही बदल देते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं हम। एक शब्द हमने लिया वन,
इसके आगे हमने एक शब्दांश लगा दिया उप, तो उप प्लस वन से बना दिया हमने उपवन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्थ को बदल दिया है, ठीक है, वन के अर्थ को बदल दिया है। एक और शब्द लिया हमने पुत्र, पुत्र के आगे हमने सु लगा दिया तो बन गया सुपुत्र, जो कि अर्थ को बदल रहा है या हम कहें कि अर्थ में विशेषता ला रहा है। तो ये उप और सु जो है उपसर्ग कहलाएगा, क्योंकि ये शब्दों के आगे जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब हम करते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, ऐसे शब्दों के हिस्से जो अब इस बार शब्दों के अंत में लग जाएं, मतलब आखिर में लग जाएं और फिर अर्थ को बदल दें, तो वे कहलाते हैं प्रत्यय। जैसे हमने शब्द लिया सब्जी और उसके पीछे लगा दिया वाला तो बन गया सब्जी वाला। ऐसे ही हमने लिया चित्र और उसके पीछे लगा दिया कार तो बन गया चित्रकार, ठीक है। तो ये है हमारे प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं हम विराम चिन्हों पर। परिभाषा है अपनी बात कहने अथवा लिखने के लिए वक्ता या लेखक को बीच बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय आवश्यकतानुसार रुकने का काम भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्हों के माध्यम से किया जाता है। इन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। बच्चों, जब हम अपनी बात को कहते हैं या लिखते हैं तो वक्ता को, बोलने वाले को या लेखक को, लिखने वाले को कभी कभी बीच में रुकना पड़ता है ना। अब बोलते समय तो हम थोड़ा रुक जाते हैं, लेकिन लिखते समय उन्हें दर्शाने के लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्हों का, मतलब अलग अलग प्रकार के चिन्हों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। आपको विराम चिन्हों के नाम और उनके प्रकार दिए हुए और उनके चिन्ह दिए हुए हैं और विराम चिन्ह के नाम दिए हुए हैं। देखिए, जैसे कि पूर्ण विराम कैसा होता है, ऐसा होता है। फिर अल्प विराम, ये है अल्प विराम। तीसरा है अर्ध विराम, ये अर्ध विराम एक बिंदी और नीचे कॉमा। प्रश्नवाचक कैसा होता है, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। विस्मयादिबोधक कैसा होता है, ये रहा एक डंडा और नीचे बिंदी। नंबर 6 उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं। कोष्ठक कुछ इस तरह से आप बनाते हैं। योजक चिन्ह एक छोटा सा डैश। निर्देशक चिन्ह एक थोड़ा सा बड़ा लंबा डैश। यहाँ पे हालांकि ये लंबा नहीं है, लेकिन योजक और निर्देशक एक जैसे होते हैं, बस पहचान इसकी ऐसे ही करते हैं हम कि योजक जो होता है वो छोटा होता है और निर्देशक थोड़ा सा बड़ा होता है। लाघव चिन्ह होता है एक ये ऐसा गोल बिंदी। विवरण चिन्ह में 2 बिंदी और हंसपद चिन्ह ये ऐसा एरो का निशान। बच्चों, इन सभी चिन्हों को मैं अपने वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप प्लीज़ वहाँ जाइए और इन्हें सबको डीपली समझिए। बच्चों, हमारा आखिरी टॉपिक इस वीडियो का अपठित गद्यांश। यहाँ पर ग्रामर का पूरा रिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक पैराग्राफ दिया होगा जिसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन के आंसर आपको पैराग्राफ में से ही देना है। ध्यान रखिएगा, आंसर पैराग्राफ में से ही होना चाहिए। कुछ आंसर लॉजिकली भी सही हो सकते हैं, लेकिन हमें लॉजिकली नहीं जाना है, हमें तो पैराग्राफ में जो दिया है उसको ही देखना है। मेरी इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। हम पैराग्राफ देख लेते हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा बहुत कम स्थानों पर होती देखी गई है। संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि जिनके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, उन्होंने धन कमाने में अपना समय व्यतीत नहीं किया। उन्होंने ऐसे काम किए जिनका महत्व रुपयों से कहीं अधिक है। जिन लोगों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य धन बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया,
रुपया कमाया और मर गए। किसी ने जाना तक नहीं कि वह कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, परंतु वह स्वार्थ की उपासना नहीं करता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को देश और समाज के लिए अर्पित कर दिया। बच्चों, इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 गलत हैं, 1 सही है। लेखक ने किसे सब कुछ नहीं माना है? तो लेखक ने प्रकृति को, धन को, ईश्वर को या माता पिता को। किसको सब कुछ नहीं माना? तो हमारा सही आंसर है ख, धन को सब कुछ नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि धन ही सब कुछ नहीं है। ठीक है। स्वार्थी होने पर भी मनुष्य क्या नहीं करता? ठीक है। स्वार्थ की उपासना, धन की उपासना, ईश्वर की उपासना या देश की उपासना। तो इसका उत्तर है, आपने पढ़ा होगा कि स्वार्थ की उपासना, क। बच्चों, अपठित गद्यांश जो होंगे वो 5 मार्क के होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 3 गलत, 1 सही। इसके अलावा बच्चों पठित गद्यांश और पद्यांश भी आएगा। पठित गद्यांश मतलब आपके चैप्टर्स में से पैराग्राफ आएगा, उसके 5 क्वेश्चन होंगे और आंसर आपको लिखना है, टाइप करना है, क्योंकि वो आंसर छोटे छोटे ही आंसर हैं, 1-1, 2-2 लाइन्स के ओनली। इसके अलावा कविता में से भी पद्यांश बनेगा, पठित पद्यांश बनेगा। कविता की लाइनें दी होगी, उन लाइनों में से 5 क्वेश्चन दिए हुए होंगे जिनके ऑप्शन होंगे और आपको ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से अपने पेपर्स को सॉल्व करिएगा। हर एक चीज़ बड़े ही शांति से, इत्मीनान से करिएगा। आपको ज़रा भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस इतनी अच्छी रखिएगा कि आपको कोई भी परेशानी न हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों। थैंक यू।